नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में आप करोड़पति बनने वाले हैं। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट, पैसों के जानकार, पैसा बढ़ाने वाले, अगर मैं कहूँ संजय कठुरिया जी मौजूद। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो। संजय कठुरिया जी को तो आप लोग देखते ही रहते होंगे, मतलब बहुत जाना माना चेहरा सोशल मीडिया का है। बहुत आम सी चीजों से शुरुआत करें और सीधा मुद्दे पर मैं आ जाऊं कि अमीर कैसे बनते हैं। अमीर, पहले अमीर होता क्या है? आई थिंक अमीर बनने से पहले हमें पता करना है कि अमीर होता क्या है। दो तरह के अमीर होते हैं, एक को हम रिच कहते हैं, एक को हम वेल्दी कहते हैं, अथाह पैसा। पर एक सिचुएशन होती है जिसे हम वेल्दी कहते हैं। वेल्दी का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको काम करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स योर पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस। यानी आज आप कह सकते हो कि भाई आपने अपना समय वापस खरीद लिया है। जिंदगी भर हम अपना समय बेचते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें, और अगर हम अपने पैसे को सही तरीके से काम पे लगा देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पैसा जो है आपको आपके काम से फायर करवा देगा। यानी वो बोलेगा कि भाई अब आप रिटायर कर जाओ, कोई चक्कर नहीं है, मैं आपका ख्याल रख लूंगा, जिंदगी भर के लिए रख लूंगा। तो वो स्थिति लाने तक हमारे को मेहनत करनी होती है, उसे हम वेल्दी कहते हैं। कि शुरू में आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखें। अगर आपने शुरू में अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं रखा और उल जलूल खर्चे कर दिए, वो नया आईफोन आया तो लाइन में लग के ले लिया, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट आया तो 5 लाख की टिकट ले ली, तो फिर आप जो है अपनी आजादी बहुत जल्दी नहीं लेके आ पाएंगे। पर यही अगर आप जुडिशियस रहे अपने खर्चों को लेकर, अपनी जिंदगी भी जी और जुडिशियस भी रहे और निवेश करते रहे, तो आप डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, एक 10 से 15 साल के होराइजन में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो संजय जी, अब हम औकात बनाते हैं। Yes. मुझे आप ये बताइए, 22-23 साल का लड़का है, 25,000 रुपया कमाता है सीधा, तो रोज कितना कितना बचाएं या कितना कितना इन्वेस्ट करें? 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, वो क्या अमाउंट होना चाहिए कि 45 साल अर्ली रिटायरमेंट उसको चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, तो 45 साल की उम्र तक, 35 की बात करते हैं, 35 की उम्र तक उसके पास अच्छा कॉर्पस हो जाए? देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे आता हूँ। जो व्यक्ति आज 25,000 कमा रहा है, मैं थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति आज 25,000 कमा रहा है वो हमारे देश के टॉप 10% में, पर इसको लेके उसको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि 25,000 में आज एक सिटी में जीना बहुत मुश्किल है। आप भी जानते हैं, आप नोएडा है, दिल्ली है, गुड़गांव, एनसीआर कहीं भी रहते हैं, और अगर एक अच्छी तनख्वाह चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपको वहां काम करना पड़ता है। नहीं तो टीयर 2 सिटीज में तो बहुत बुरा है, वहां तो 12 से लेकर 15,000 रुपए की तक। अब एक व्यक्ति जो 25,000 पे है ना, उसकी पहली फाइट होनी चाहिए कि मैं महीने के लाख रुपए पे कैसे पहुंचूं। अब वो लाख रुपए पे कैसे पहुंचेगा? वो एक ही तरीके से पहुंच सकता है, जब वो अपने आप के ऊपर निवेश करे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, कोर्सेज खरीदे, ऐसे इवेंट्स पे जाए जहां पे नेटवर्क कर सके और अपनी इनकम को बढ़ा सके। मतलब कोई भी तरीके से नॉलेज गैदर करे, स्किल गैदर करे और अपनी इनकम को बढ़ाए, मल्टीप्लाई। तो क्या है कि लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहीं सिर्फ इन्वेस्ट कर दूं और मेरा पैसा 10x, 20x, 100x हो जाए। द ओनली इन्वेस्टमेंट जो आपको 10x, 20x, 100x रिटर्न देगी वो आपका खुद का माइंड है। तो पहले आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख लो जिसे हम हाई पेइंग स्किल्स कहते हैं, जिसे हम वो स्किल्स कहते हैं जिससे आपके पैसे बढ़ सकते हैं। और आज के दिन इंटरनेट की दुनिया में मेरे को लगता है कि अगर आप करीबन 1.5 से 2 साल की मेहनत करोगे, आप आराम से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो पॉइंट इज कि अगर कोई 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाता है तो वो मिनिमम 20% उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। पर उस 20% में भी कोशिश करके पहले शुरू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट वो अपने माइंड पे कर ले, कोई कोर्स खरीद ले, कोई सेमिनार अटेंड कर ले, कोई चीज अटेंड कर ले जहां से उसको वैल्यू मिलती है, और बचा हुआ पैसा वो डेफिनेटली एसआईपी करनी ही चाहिए। मतलब एसआईपी ना करना इज नॉट एन ऑप्शन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज राइट नाउ आपको ज्यादा अच्छा आरओआई कहां मिलेगा? जब आप खुद पे निवेश करोगे। मुझे आप बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे वो पैसा बढ़ता भी रहे और मुझे वो कंपाउंड वाला जो फायदा होता है ना, 22 साल से शुरू कर दिया तो वो मिले, वो क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, लोग, पीटर लिंच एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपने क्या खरीदा है और क्यों खरीदा है ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई यंग लड़का है 22 साल का, उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं, तो मार्केट्स में कौन से शेयर्स चल रहे हैं, 5,500 स्क्रिप्ट्स है, 6,000 स्क्रिप्ट्स है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो वो उसको पता नहीं होता। तो इस टाइम पे वो क्या करता है, कोई दोस्त यार को फोन करता है, दोस्त यार कोई ना कोई टिप दे देता है। अब ये याद रखना, टिप जो है वो रेस्टोरेंट में मिलती है, और किसको मिलती है वो भी आप जानते हैं, ठीक है? तो आपको टिप नहीं लेनी है, क्योंकि टिप लेते ही आपने ना पीटर लिंच के इस रूल को ब्रेक कर दिया कि यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपको नहीं पता। अब आपने कोई शेयर 10 रुपए में खरीदा, आप उसको 12 में बेचना है, 14 में बेचना है, होल्ड करना है, सेल करना है, कुछ पता नहीं आपको। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट योर प्राइमरी जॉब। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने की जरूरत नहीं है।
आप यंग हो, आपको मार्केट्स के बारे में पता नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए अपनी स्किल को डेवलप करो। यहां आप चुपचाप एसआईपी कर दो। एसआईपी करने के लिए बहुत सारे फंड्स हैं, उनको स्टडी कर लो। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है 20 साल, 25 साल, 15 साल, तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप रिस्की होते हैं। छोटे समय में हो सकता है वो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स ना दे, पर लंबे समय में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि एक छोटी कंपनी का 10 गुना होना इजी है एज कंपेयर टू एक बड़ी कंपनी का 10 गुना होना। तो इसीलिए लंबे समय के लिए आप अगर पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड्स में डालो। म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक तरीके से डालो, महीना महीना, क्योंकि आपकी इनकम भी मंथली है, तो इनकम मंथली है तो आप इन्वेस्टमेंट भी मंथली करो। और आप स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर रख सकते हो। बाकी फिर आप थोड़ा बहुत इंडेक्स फंड्स ले लिया या लार्ज कैप फंड्स ले लिया, जिससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। तो ये अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करोगे। दिस इज व्हाट आई डिड, मैंने भी यही काम किया था। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जब हम एसआईपी करना शुरू करते हैं, कोई भी करना शुरू करता है, तो हम ये चाहते हैं ना कि मार्केट ऊपर 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 ही जाता जाए, फिर वो नीचे जाता हुआ ना कोई देख नहीं पाता है। तो मार्केट और जब नीचे जा रहा होता है तो अमूमन लोग एसआईपी रोक देते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ये वाली कैसे, मतलब अब मैं तो यही चाहूंगी मैं एसआईपी कर रही हूँ तो मार्केट ऊपर जाए, तो वो क्या स्ट्रैटेजी हो? अब ये फंड उसके बाद रिवर्स कर गया क्योंकि मार्केट अप हो गई, स्मॉल कैप ने रैली दे दी। अभी तक उस फंड में करीबन 28-29 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 मंथ्स होने वाले हैं, तो 29 लाख के आसपास इन्वेस्ट हुआ है। और उस फंड की वैल्यू आज करीबन 80 लाख रुपए। सोचिए, जिस फंड ने 3.5 साल जीरो रिटर्न्स दिया, उसके बाद 25% क्रैश कर गया, आज वो फंड 80 लाख रुपए का है, ऑलरेडी हो चुका है। सो माय पॉइंट इज कि जब भी मार्केट्स गिरती हैं आपको खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, उत्साह मचाना चाहिए, उतने पैसे में ज्यादा, क्योंकि अब आप शेयर ज्यादा आएगा। खरीद सकते हो। हाँ। अब मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूँ। हाँ। पिछले 17 साल में निफ्टी में 4,500 ट्रेडिंग डेज रहे। अच्छा। 17 ईयर्स में करीबन 4,500 के आसपास ट्रेडिंग डेज है। मार्केट 2% से ज्यादा एक दिन में कितनी बार गिरी होगी, कितने दिन गिरी होगी? यही दिन को फॉल मानेंगे हम कि 2% से ज्यादा गिर गई। हाँ। 4,500 दिन में मार्केट 2% से ज्यादा एक दिन में कितने दिन गिरी होगी आपके हिसाब से? एनी एस्टिमेट? कम ही गिरी होगी, मार्केट तो चढ़ता ही जा रहा है। हाँ, 2% से ज्यादा कितने दिन गिरी होगी? नो, 10%, 20% डेज? मैं तो मैं जब भी ये लोगों से पूछता हूँ, कहते सर 500 दिन, 700 दिन, 800 दिन, 20% बोलते हैं सर। 20% मोटा मोटी क्या हो? द आंसर इज 120 डेज। बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बस तो आप सोचिए कि अगर आप इसको एनालाइज तरीके से देखें तो 250 दिन का साल होता है, ट्रेडिंग डेज का साल होता है। 250 दिन में आपकी मार्केट करीबन 7 या 8 दिन 2% ज्यादा गिरती है। अगर नहीं खरीदना ये सब, म्यूचुअल फंड खरीद लो। कोई स्मॉल कैप है, वो गिरा है, हाँ। 8% गिर गया, 9% गिर गया, वापस खरीद लो। तो और ये आप या तो खुद कर सकते हो या फिर आप एसआईपी लगा दो, तो वो कर रहा ही है, वो तो अपने आप ही ये काम कर रहा है। हाँ। आप एक चीज याद रखना, अगर मार्केट ऐसे चली गई तो कोई भी अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाएगा। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे ऊपर जानी चाहिए, साइनोसाइडल वेव की तरह ऐसे, तो तब आदमी अच्छा रिटर्न्स बनाता है। देखिए, पर्पस, हर पैसे का पर्पस होता है। अब जैसे किसी का इमरजेंसी फंड है, इमरजेंसी फंड होता है कि भाई आपके जो खर्चे हैं उसका 6 महीने के खर्चे, 10 महीने के खर्चे आदमी रखता है अपने पास कि कल को। मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि अगर वो अपने पास इमरजेंसी फंड आज की डेट में भी रख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मैंने ये देखा है जब से क्रेडिट कार्ड आया है ना, इमरजेंसी फंड लोग रख नहीं रहे। उसके ऊपर मैं अभी आगे आऊंगी, लेकिन अब जो आप बात बता रहे थे वो आप कंप्लीट कीजिए। तो इसी बात पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज पेचेक टू पेचेक। मतलब अगला पेचेक नहीं आया तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड कितने दिन चला लोगे? हाँ। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी एक बार ही निकाल सकते हो, और उस पे 42% सालाना इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। Very true. तो यहाँ आपने क्या किया? यहाँ आपने कहा कि भाई देखो, मेरे जीवन में कभी भी विपदा आपदा आ सकती है, अपन भगवान नहीं है, कोविड भी आ सकता है, 2008 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने एक 6 महीने का खर्चा उठा के आपने एक एफडी में डाल दिया। अब कल को कोई विपदा आपदा आ गई तो आप उसको यूज कर लो, खत्म करो। अब लोग यही कहते हैं अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो कर लो ना भाई, एक एफडी करके रख दो 6 महीने 9 महीने की। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म अचीव करना है कोई गोल, तो उसके लिए फिर एफडी कैसे करोगे आप? बताइए, एफडी 7% पे है, 6-7% पे, इन्फ्लेशन 6-7% पे, एफडी पे हर साल आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप उसका ब्याज बाहर निकालो या ना निकालो। तो ये तो आपको मतलब इंटर्न एफडी तो आपको मुश्किल से 5-6% ही दे रहा है, और इन्फ्लेशन 7-8% के आसपास की है। तो आप कैसे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे तो वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए पहला रूल है आपको इन्फ्लेशन बीट करना है। आपके पीछे शेर है तो आप कब तक बचोगे? जब शेर से ज्यादा तेज भागोगे। हाँ। शेर से कम तेज भागोगे, वो थोड़ी देर में पकड़ के आपको खा लेगा। तो इन्फ्लेशन आपके पीछे पड़ा हुआ एक शेर है, वो भी 8% की स्पीड से भाग रहा है।
तो भाई आप 9 से तो भागोगे या 10 से तो भागोगे, तभी तो बच पाओगे उस भाई से। बिल्कुल। नहीं तो वो तो छलांग मारा और आप तो निपट लिए। हाँ। तो इन्फ्लेशन के कारण ही बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो अपने खर्चे मैचअप नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल कि गोल्ड या एसआईपी? देखिए, गोल्ड या एसआईपी नहीं होता। एसआईपी इज अ वे टू इन्वेस्ट, गोल्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट, दोनों में फर्क है। हाँ। एसआईपी एक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का हमारे और हाँ, आप गोल्ड में ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं कि हर महीने मैंने 1000 रुपए का 2000 रुपए का गोल्ड खरीद लिया। और गोल्ड को आप गद्दे की तरह देखिए, जब भी आप गिरोगे तो एक गद्दा आपको प्रोटेक्ट करता है, वही गोल्ड जो है गद्दे की तरह रहता है। मार्केट शार्पली करेक्ट करेगी तो गोल्ड आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। और कोई रूल बुक्स होते हैं। देखिए, आप जब एक टोल गेट पे पहुंचते हैं, पैसा देते हैं, टोल गेट खुलता है, फिर आप जाते हैं। आपके लाइफ के टोल गेट्स तो बना लो कि मैं जब तक ये नहीं अचीव करूंगा तब तक ये नहीं खरीदूंगा। तो अगर मेरे पास महीने की 1 लाख की तनख्वाह बन जाएगी तो मैं 10,000 की ईएमआई वाली गाड़ी ले लूंगा, देन यू आर वेरी सेफ। पर आप बोल रहे हो जी मेरी तनख्वाह 25,000 है पर मैं गाड़ी वो लूंगा जिसकी ईएमआई 10,000 है, तो फिर आप भगवान आपका मालिक है। सो हर चीज का रूल होना चाहिए। फाइनेंस में रूल्स के हिसाब से काम चलता है, रेशियोज के हिसाब से काम चलता है। आपकी इनकम टू एक्सपेंस रेशियो आपको पता होना चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि जब भी आप गाड़ी ले तो 15% से ऊपर का आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए आपकी इनकम का। तो जो भी आपकी इनकम है उससे 15% से ऊपर आपका ईएमआई का नंबर नहीं आना चाहिए। और मैक्सिमम आपका लोन 4 से 5 साल का होना चाहिए। तो जब आप ये नंबर के साथ रहेंगे तो आप कंफर्टेबली गाड़ी को मेंटेन भी कर पाएंगे, हैप्पी भी रहेंगे, आप पे स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। अब लाइफस्टाइल लोन्स है, लाइफस्टाइल लोन्स के लिए भी आप कह लीजिए कि ठीक है जी, मैं मेरी इनकम का 10% जो है वो लाइफस्टाइल ईएमआई के लिए जाएगा। अब उसमें आप आईफोन ले लो, आप उसमें कोई टीवी ले लो, उसमें कहीं घूमने चले जाओ, उसमें कुछ भी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कौन है आपको रोकने वाले? पर रूल बना लो कि भाई 1 लाख रुपए है मेरी इनकम, 10,000 की ईएमआई होगी, इस 10,000 में मुझे लग्जरी रहनी है, जो भी लग्जरी लेनी है। चाहे पहले महीने में कुछ आईफोन ले लूं, फिर आईफोन की किस्त खत्म होगी तो मैं कुछ और ले लूं, तो जी लो। बट इनकम टू एक्सपेंस रेशियो तो देखो। अगर एक व्यक्ति है जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, 18-20 हजार उसकी तनख्वाह है और वो आईफोन लेके आएगा, तो लोग अभी भी यही जानते हैं कि उसका वैल्यू, उसका स्टेचर क्या है। और मैं अगर वो पुराना नोकिया 3310 भी लेके जाऊंगा तो लोगों को पता है मेरा स्टेचर क्या है, क्योंकि मैंने अपने आप को बनाया है। उसने आईफोन यूज किया अपने आप को बनाने के लिए, मैंने अपने आप को बनाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ब्रांड खरीदो मत, ब्रांड बनो। अच्छा संजय जी, ये गाड़ी लोन ईएमआई की बात हो गई। एक लोन जो मुझे लगता है हमें से ज्यादातर लोग, हर मिडिल क्लास लेता ही लेता है, वो है होम लोन। बिल्कुल सही है। एक फैशन, बीते दिनों एक रील बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें ये सलाह दी जा रही थी कि जी घर खरीद करके और उसकी ईएमआई भरने से बेहतर है कि आप किराए पर रहिए और किराया देते रहिए। वो मेरी होगी रील। तो ऐसा करना है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। कब तक करना है वो भी मैं आपको बताऊं। हाँ प्लीज। हाँ देखिए क्या है कि मेरे तो गले नहीं उतरी ये हाँ, एडवाइस, इसलिए अब आप आमने सामने मैं आज आपको भी कन्विंस कर दूंगा। अच्छा, ठीक है। ओके। तो मेरे लिए टेस्ट ये है कि मैं आपको कन्विंस कर पाता हूँ कि नहीं। हाँ। देखिए, घर ना, लोग कहते हैं सर इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। मतलब इमोशन से पहले अपनी औकात बना लो। इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। तो मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब जॉब चालू किया तो जो मेरी इनकम थी और जितना उस पर मुझे लोन मिल सकता था, उससे मैं वो घर नहीं खरीद सकता था जिसमें मैं रहता था। मेरे पापा का घर है बॉम्बे में, सो आई कुडंट बाय दैट होम विद माय इनकम प्लस द लोन। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी। मैं तब 22-23 साल का था, 23-24 साल के आसपास हुआ जब मैंने एमबीए से छोड़ के जॉब चालू किया था, एमबीए खत्म करके। कट टू टुडे 16-18 इयर्स डाउन द लाइन, मैं उस घर को अपने पर्सनल कैश कॉर्पस से 5 बार खरीद सकता हूँ। सेकंड, जो प्रमोशन से तो नहीं मिल सकता। सिर्फ प्रमोशन से नहीं, मैंने स्किप भी मारा और स्किप के साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स भी बढ़ाई। आई यूज्ड टू इन्वेस्ट 5 to 10% ऑफ माय सैलरी ऑन कोर्सेज। मैं कोर्स तब से कर रहा हूँ 2008 से, चाहे एक्सेल सीखना हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी हो, सब मैंने सीखा। सीएफए की मैंने। तो ये मैंने एक चीज रखी। सेकंड मैंने चीज रखी, मैं डुअल इनकम पे फोकस करता था। वीकेंड्स पे मैं पढ़ाता था, तो पढ़ा के मैंने अपनी सेकेंडरी इनकम बनाई। थर्ड, मैं फ्रूगैलिटी के साथ जीता था। मैं बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता था। जब मैं मर्सिडीज चला सकता था मैं होंडा चलाता था, और जब मेरे दोस्त होंडा चला सकते थे वो मर्सिडीज चलाते सकते थे। वो इसलिए आज भी नौकरी कर रहे हो और आज मैं फ्री हूं। तो मैंने अपने आप को इतना ग्रोथ कर दिया कि जो मेरा घर था वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाया। तो आज मैं उस घर को आराम से 5 बार खरीद सकता हूं मेरे कॉर्पस से, जबकि उसकी वैल्यू ऐसे कम नहीं हुई है, बढ़ी है। उसकी भी वैल्यू बढ़ी, पर मेरी वैल्यू मल्टीफोल्ड हो गई है। मैं ज्यादा अच्छा स्टॉक था, आई वाज द बेस्ट स्टॉक टू बेट ऑन। तो मैंने अपने आप के ऊपर बेट किया इंस्टेड ऑफ बाइंग हाउस। अब आपने ये बंद कर दिया और आपने इस 64,000 की जगह 20,000 रुपए किराया दिया, ठीक है। अब 20,000 किराया दिया और 44,000 आपका बच गया। इसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। 20 साल बाद आपके पास मिनिमम 5 करोड़ रुपए होंगे कैश में, सिर्फ कैश में इतना होगा। और वो 1 करोड़ का घर 20 साल में 5 करोड़ का नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर हो भी गया
तो वो इलिक्विड एसेट होगा, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसका बाथरूम नहीं बेच सकते, टॉयलेट नहीं बेच सकते, हॉल नहीं बेच सकते। हाँ। पर यहाँ मेरे पास 5 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, तो मैं उसमें से 5 लाख भी निकाल सकता हूँ, 10 लाख भी निकाल सकता हूँ, 2 लाख भी निकाल सकता हूँ, 2 करोड़ भी निकाल सकता हूँ, एक बटन पे। एक बटन दबाऊंगा, मेरे पैसे आ जाएंगे। मेरी एनुअल इनकम से अगर मैं सोचूं तो मुझे कितने % वाला घर लेना चाहिए? देखिए, होम लोन का जो थंब रूल दीपक पारेख जी ने दिया था, जो हाउसिंग के भगवान रहे हमारे यहाँ, हाँ। HDFC के चेयरमैन, वो कहते हैं आपकी सालाना इनकम का 4 से 5 गुना। पर ये हो गया स्ट्रेच्ड, मतलब इससे ऊपर, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज नॉट व्हाट यू शुड टेक, दिस इज द मैक्सिमम यू कैन टेक। यानी कि अगर आपकी 1 करोड़ की इनकम है साल की, तो आप 5 करोड़ से ऊपर का घर नहीं ले सकते हो। पर मेरा मानना यह है कि अगर आपको सेफ चलना है, तो आपकी इनकम का 2 गुने से ऊपर का आपको घर नहीं लेना। 2 करोड़ का, 1 करोड़ इनकम है, 2 करोड़ क्योंकि का। अब आप कितना सिंपल हो गए, 2 करोड़ के घर का आपका लोन होगा 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख की आपकी किस्त बनेगी करीबन 1,30,000, 1,30,000 और आपकी इनकम है 8 लाख। आप कंफर्टेबली EMI दे सकते हो। माई पॉइंट इज बिकम कंफर्टेबल। ये जो स्ट्रेस है ना, अनड्यू स्ट्रेस, सोसाइटियल स्ट्रेस, ये आप लेके रखते हो। मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75,000 रुपए का रेंट देके, 75,000 रुपीज का रेंट देता हूँ, और कुछ टूट जाता है ना, तो वो ओनर ठीक कराता है, मैं नहीं ठीक कराता। तो मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, तो इसीलिए मैं अपने आप को एसेट लाइट रखता हूँ। सिंपल, हम इसे फ्लाई लाइट कहते हैं, कि आराम से हवा में उड़ेंगे मस्त। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। रिलायंस 23,000 करोड़ का साल का इंटरेस्ट देता है, गुड और बैड? गुड। क्यों? नहीं आंसर। 23,000 करोड़ सुनते ही लोगों को स्ट्रेस आ जाएगा, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। भाई वो कमाता 1,23,000 करोड़ है, उसमें से वो 23,000 करोड़ का ब्याज देता है, तो क्या हुआ? यानी वो 5 बार अपना ब्याज दे सकता है, इतनी इनकम है उसकी। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, EMI लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। EMI लेते ही आप अपने कुछ गोल्स को अचीव कर लेते हो, जल्दी अचीव कर लेते हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इनकम का प्रपोर्शन ठीक रखो उसको। और जो मैंने कहा बीच में कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, वो मैं आपको ऐसे बताऊं संजय जी, कि हमारी फैमिली में ना लड़कों को ऐसे समझाया जाता है कि जब जिम्मेदारी नहीं है, शादी हुई नहीं है, बच्चे की फीस भरनी नहीं है, उस समय घर खरीद लो। कि 10 साल के लिए अगर आपको लोन देना है, तो 5 साल, तो मतलब 22 से 27 साल की उम्र, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तब तक ही आप लोन तार दोगे अपना। फिर जब जिम्मेदारी बढ़ेगी आपके ऊपर, तो तब तक सैलरी भी बढ़ चुकी होगी, तब भी आप इजीली कर पाओगे। तो मतलब वो बड़ी एक कंफर्टेबल सिचुएशन उन्हें समझाई जाती है। आपका ज्ञान इससे बिल्कुल उलट है, तो बड़ा पुण्य का काम है। देखिए, इसमें एक फॉल्ट है। हाँ। इसमें फॉल्ट ये है कि जब आप यंग हो और अगर आपके पास उतना कॉर्पस है कि आप EMI दे सकते हो, तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट दैट कॉर्पस एंड इंक्रीज योर सैलरी। अगर आपके पास उतना कॉर्पस है कि आप एक EMI दे सकते हो, मैं EMI को कुत्ते का पट्टा बोलता हूं, वो बांध देता है। 3 EMI मत दो, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। 3 SIP मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात। ठीक है ना? तो पॉइंट सिंपल है कि शुरू में, प्लीज शुरू में। अच्छा, एक चीज़ मेरे मन में हमेशा आती है, जब बैंक वाला मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैडम एक ना बहुत अच्छी स्कीम आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आप क्या हर महीने इतना इतना इन्वेस्ट करो, तो 10 साल 15 साल के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा। एक बड़ा अमाउंट वो बताता है, लेकिन इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ेगा, वो तो मुझे बोल रहा है कि आपको 10 साल के बाद 50 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाएंगे। पर वो 50 लाख 20 साल के बाद अगर 6-7 लाख दिखाई दें इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, तो ये गोल कैसे सेट करें? और वो जो फोन आते रहते हैं ना हर रोज, मैडम एक नई स्कीम आई है, मैडम बड़ी अच्छी स्कीम आई है, उसमें करना चाहिए इन्वेस्ट? मैंने आपको एक वर्ड दूंगा, आगे से ये पूछ लेना, वो जिंदगी भर आपको फोन नहीं करेंगे। हाँ प्लीज। ठीक है? हाँ। देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता था, जैसे मेरे को आज भी याद है, संडे होता था तो कोई ना कोई अंकल घर पे आ जाते थे झोला सा लेके। हाँ। पापा के कोई मित्र होंगे। ये जीवन आनंद आई है, ये एक्स आनंद आई है, ये वाई आनंद आई है, LIC और कुछ कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज देने की। तुम बेटा हर महीने इतना इतना डालते रहना, साल में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार रुपए, और वो मैं तुम्हारे 20 साल में, 15 साल में इतने दे दूंगा। तो लोग ले लेते थे, क्योंकि उनको विकल्प नहीं थे, उनको पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। दे डिडंट नो व्हाट टू आस्क। उनके पास संजय कठुरिया नहीं था। हाँ, मतलब उनके पास संजय नहीं था, सही कह रहे हो आप। जैसे महाभारत में भी संजय की जरूरत थी। तो आज क्या है कि आज अगर कोई इंश्योरेंस वाला या इस तरीके का फोन आपके यहाँ आता है, जनरली ये इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, किसी भी ब्रांड की होगी, तो आप उससे सिर्फ एक ही चीज पूछना कि इस पूरी पॉलिसी का IRR क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर वो आपके सामने बैठा है और चाय का प्याला पी रहा है, तो चाय का प्याला छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसको पता अब ये मैडम नहीं खरीदने वाली। फोन पे होगा तो आई एम सॉरी बोल के फोन रख देगा, क्योंकि उसको पता है ये मैडम नहीं खरीदने वाले, क्योंकि इसका IRR निकलेगा 4 से 5%। यानी आपकी सालाना पैसे की ग्रोथ हो रही है 4 से 5%। तो आप ये क्यों करोगे? आप FD भी क्यों नहीं करोगे? FD कर लोगे इससे अच्छी। तो आइडियली तो मैं कहूंगा, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं
तो डायरेक्ट स्टॉक आइडेंटिफिकेशन से दूर रहिए। ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है काम करना। ये काम आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दीजिए, वो अपने आप करेगा। म्यूचुअल फंड सही है, उसमें इन्वेस्ट करो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना काम करो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करो। तो 25 साल से शुरू करते हैं। 25 साल का कोई लड़का आपके पास आएगा, आप उसको क्या सलाह देंगे? 25 साल का लड़का आएगा, मैं सबसे पहले उसको सलाह दूंगा एक्टिव इनकम को बढ़ाए, अपनी स्किल्स को गेन करे और अपनी इनकम को पहले 1 लाख रुपए से ऊपर लेके जाने का पूरा प्रयत्न करे। ये उसका स्टेप 1 है। पर सिक्वेंशियल नहीं, पैरेलली वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स को भी चालू करे और इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ओवर फोकस ना करे, ज्यादा टाइम अपना अपनी एक्टिव स्किल्स को बढ़ाने में लगे। अपने SIP सिलेक्ट कर ले, अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर ले और उसमें SIPs के माध्यम से पैसा डालता रहे। जैसे जैसे पैसा ग्रो होगा, अपनी सैलरी ग्रो होगी, वैसे वैसे SIP का क्वांटम भी ग्रो करता रहे। ठीक है, ये हो गया उसके लिए। नॉलेज ले, नॉलेज ले, नॉलेज ले, क्योंकि अभी तक उसने एजुकेशन ली थी, अब उसको नॉलेज लेनी है। एजुकेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। तो हमारे कुछ पढ़ा दिया गया, वो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के काम नहीं आ रहा है। तो पहले वो नॉलेज लेके आए, स्किल्स लेके आए, जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ाए और साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को चालू कर दे और उस तरफ रोज मुड़ के ना देखे कि भाई आज कितना, आज कितना, आज कितना, आज कितना। ये कंपाउंडिंग का टाइम है। जब आप पेड़ उगाते हो तो आप रोज उसमें पानी नहीं डालते हो, आप वेट करते हो, कभी कभी पानी डालते हो और उस पर सूरज का काम है कंपाउंडिंग करना, तो सूरज उसको एक पेड़ बना देता है। फॉर अ 35-year-old ही शुड नाउ इमीडिएटली स्टार्ट प्लानिंग हिज रिटायरमेंट। अगर अभी तक उसने नहीं करी थी तो उसको 35 वाले को 15 साल का, 10 साल का एक गोल बनाना चाहिए और उसको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो लाइफ के बड़े गोल्स हैं, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, उनकी हो सकता है मैरिज के लिए, और कोई उनको लग्जरी चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, जो भी चीज़ है उसके लिए गोल्स बना के गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे स्टार्ट कर देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लिया है तो वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। 45 का जो व्यक्ति है उसको फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं अब अपनी वेल्थ को ऐसे शिफ्ट करूं कि मेरे लिए पैसिव इनकम जनरेट होनी चालू हो जाए, बिकॉज ही इज नाउ गोना रिटायर इन नेक्स्ट 5 to 7 years। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अगर वो 10 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाला है तो ही शुड स्टार्ट मेकिंग पैसिव इनकम सोर्सेज फॉर हिमसेल्फ। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करे जहां उसको मंथली रिटर्न्स, क्वार्टरली रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स आ जाए। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो होते हैं, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, आजकल फ्रैक्शनल ओनरशिप्स होती हैं रियल एस्टेट की, रीट है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। अर्नर होता है जो सिर्फ तनख्वाह कमाता है, ओनर होता है जिसके पास कोई शेयर्स होते हैं। शेयर्स अलग अलग तरीके से, आपने खुद की कंपनी खोल ली, आप किसी कंपनी में आपके पास ESOP है, या फिर आप पब्लिक मार्केट्स में किसी का अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। तो ये 3 तरीके से ही आप जो है अमीर, जो आपने जहां से हमने स्टार्ट किया था, बन सकते हैं। वो है इक्विटी ओनरशिप से। जो ओनर होगा वो अमीर बनेगा, जो अर्नर होगा वो अपनी लाइफ चला लेगा। तो ये आप बेसिक ऑफ फाइनेंस है, बहुत सिंपल चीजें हैं। फाइनेंस जो है वो नंबर से ज्यादा मानसिकता का खेल है कि भाई मैडम, वो कहते हैं ना, भाई इसकी शर्ट मुझसे, कमीज मुझसे सफेद कैसे, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे कैसे, इसने कैसे गाड़ी ले ली, मैंने कैसे नहीं ली। ये वाली लड़ाई में मत पड़िए, क्योंकि जो दिखावा है वो उधार है, जो वेल्थ है वो छुपी हुई है। लाख टके का ये जो आपने जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए संजय जी। और ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि क्रैश लैंडिंग तो आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है। इसके बाद सेफ लैंडिंग होगी, मजे से होगी।